हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल गाइस। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज रहती है और अगर आप मार्केट को वॉच नहीं कर पाते तो ये सैटरडे को हम सेशन आपके लिए लेके आते हैं और लेके आएंगे, जिसमें हम आपको होल वीक की जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं और न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, चाहे वो बिजनेस जगत से है, चाहे वो शेयर मार्केट से है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल मार्केट से है, आपको इससे हम रूबरू कराएंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। अगर हम आज की डेट में फाइनेंशियल मार्केट और शेयर बाजार की बात करें तो आप सबको पता है कि यूएस में जो बवंडर चल रहा है ना, उसका इफेक्ट हिंदुस्तान में भी पड़ रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो यूएस में अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, बैंक जो है वो दिवालिया घोषित हो रहे हैं, कि ये 2008 में जो लेमन ब्रदर वाला क्राइसिस हुआ था, क्या इट्स जस्ट लाइक सेम, क्या ये उसी तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। बट अगर हम बात करें 2008 लेमन क्राइसिस की और आज की सिचुएशन की, तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट है यार, क्योंकि उस वक्त फंडामेंटली इतनी चीजें स्ट्रांग नहीं थी, चीजें स्मूथ नहीं थी जितनी आज हैं। और अगर हम यूएस के बैंक्स की बात करें, अभी रिसेंटली में जो इतना सारा इशू हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं यूएस में, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यूएस में भी पड़ा है और यूएस में पड़ेगा तो ओवरली ग्लोबली सारी मार्केट में पड़ेगा। एंड अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जो इशू हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक्स में यूएस में, देन उसके बाद सिलिकॉन वैली बैंक में तो इशू हुआ ही था, फाइनेंशियल क्राइसिस जो में दिवालिया घोषित किया गया। उसके बाद सिग्नेचर बैंक में भी हो गया। उसके बाद बैक टू बैक एक और जो बैंक है वहां का फर्स्ट बैंक, उसमें भी ये इशू हुए हैं। वहां पे भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस चलने स्टार्ट होगी और फाइनेंशियली इशू चल रहे हैं। अब होता क्या है, इस तरीके की जब छोटे बैंकों में प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसका जो बेनिफिट है ना, वो जो बड़े बैंक्स होते हैं उनको मिल जाता है। वो कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछलियों को हमेशा खा जाती है। सेम वे जो बड़े बैंक्स हैं उनको इस क्राइसिस से बेनिफिट हो रहा है। अमेरिका के जो लार्जेस्ट बैंक लाइक बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, सिटी बैंक हो गया, देन अदर बैंक्स हो गए, ये जो छोटे छोटे बैंक्स के जो अकाउंट होल्डर थे या रिटेल बैंकर थे या रिटेल कस्टमर्स थे, अब उनकी जो जमा पूंजी है वो जो रिटेलर्स हैं वो छोटे छोटे बैंकों से हटा के जो बड़े बड़े बैंक्स में उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं। इससे उन बैंकों को बेनिफिट हो रहा है। अब इसका इम्पैक्ट यूरोप में भी पड़ा है, यूरोप की मार्केट में भी पड़ा है, देन अदर ग्लोबल मार्केट में भी पड़ा है और इंडिया में तो ऑब्वियसली पड़ेगा। जब अमेरिका में कुछ इशू होता है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में तो पड़ता ही है मेरे भाई। तो हुआ क्या, जब ये इशू हुए और ओवरऑल अगर हम बात करें इन तीनों बैंक के शेयर की, इन तीनों बैंक के शेयर लास्ट वीक अगर हम बात करें 65 to 75% तक जो वो डाउन रहे। जी हाँ दोस्तों, और इस क्राइसिस की वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट को भी ये बयान देना पड़ा कि आप लोगों के पैसे सेव हैं। इन बैंकों में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जो वहाँ के जो बैंक करता है या बैंक में जिनके अकाउंट्स हैं उनके पैसे जो वो सेफ हैं, गवर्नमेंट ने ये वहाँ पे एक बयान भी जारी किया, जिससे चीजें थोड़ी सी स्मूथ डाउन हुई। अभी इन तीन बैंकों का तो इशू चल ही रहा था। अब ऐसे में स्विट्जरलैंड की जो आई थिंक स्विट्जरलैंड का जो स्विस बैंक है उसमें भी जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, वहां पे भी फाइनेंशियल इशू हो गए हैं। जो स्विट्जरलैंड का ये बैंक है स्विस बैंक, इसमें जो प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से अगेन जो फाइनेंशियल मार्केट के सेंटिमेंट्स है वो नेगेटिव हो गए हैं। और जैसे ये न्यूज मार्केट में आई, तीन बैंक अमेरिका के, देन स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक की रिपोर्ट आई, तो इन सब से हुआ क्या, मार्केट में मच गया एक तरीके से हाहाकार और मार्केट में शेयर धड़ाम से गिरने लगे। और यही रीजन है, हमारे भी जो बैंक के शेयर्स हैं पिछले लास्ट वीक से अगर हम बात करें तो वो कंटिन्यूली डाउन होते जा रहे हैं। बट एक चीज समझ में नहीं आती है, हमारे जो बैंक्स हैं वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसा हमारा मानना है। ऐसे वित्तीय सलाहकार भी कहते हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो भी कहते हैं। लेकिन एक चीज तो है, ये जितने भी फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक्स होते हैं, चाहे कहीं से भी बैंक की बात करें, ये जब तक ही स्ट्रांग है, जब तक इनके जो लूप पॉइंट हैं, जब तक इनके क्राइसिस पता नहीं चलते। इट्स सेम थिंग इज हैपेंड विद द यस बैंक आल्सो। कुछ सालों पहले आपको पता ही है यस बैंक के साथ में क्या होता। इससे पहले यस बैंक के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक और ना जाने कितने ऐसे बैंक हैं जिसमें ये प्रॉब्लम पहले भी हो चुकी है। लेकिन ओवरऑल फिर भी अगर हम बात करें, जब 2008 में रिसेशन आया था,
स्टिल उसका जो इम्पैक्ट है इंडिया पे उतना नहीं पड़ा था जितना ग्लोबली पड़ा था। रीजन जो इंडिया के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, जो हमारे बैंक्स हैं इनकी जो बेस है और जो इनके फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, और इनको जो बेसिकली हमारी जो गवर्नर अथॉरिटीज हैं, आरबीआई हैं, अदर जो हमारी पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कंपैरेटिवली अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो। दिस इज दी वन रीजन कि हमारे जो बैंक्स हैं वो काफी स्ट्रांग है। खैर आफ्टर द ग्लोबल क्राइसिस अगर हम बात करें जिसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ना तो वो तो नहीं था, और ये पड़ा भी है, और इसलिए हमारे बाजार भी जो है मार्केट से डाउन रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, अदानी ग्रुप का जो इशू चल रहा था उस पे लोगों ने अब हिंडनबर्ग की बहुत ही ज्यादा एक तरीके से निंदा करनी स्टार्ट कर दी है कि हिंडनबर्ग, जी हाँ हिंडनबर्ग जो अदानी ग्रुप के बारे में फलाना डिगाना स्टोरियां सुना रहा था कि अदानी ग्रुप ने ये मैनिपुलेशन की है, अदानी ग्रुप ने अपने शेयर में इस तरीके से इशू किए हैं, या इस तरीके से अपने जो अदानी ग्रुप ने अपने शेयरों में, अपने बैंक खातों में मनी लॉन्ड्रिंग तक के भी जो है उन पे इंजाम लगाए गए थे, और ये भी कहा गया था कि इन्होंने अपने शेयरों में, अपनी कंपनी में हेरा फेरी की है, अकाउंटिंग में किया, ऐसा किया वैसा किया। बट एक चीज समझ में नहीं आती, जब हिंडनबर्ग को अदानी ग्रुप की इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अमेरिका का जो खुद का बैंक है, जी हाँ सिलिकॉन वैली बैंक, रिपब्लिक बैंक, देन इसके अलावा सिग्नेचर बैंक, फर्स्ट बैंक, उनके बारे में उसको नहीं पता था। जो दूसरों के बारे में ज्ञान बांट रहे थे, अपने खुद के बैंकों के बारे में उसे ये नहीं पता था उनके बैंकों में क्या हो रहा है। वो कहते हैं ना यार, वो कहावत है कि अगर आप खुद शीशे के घरों में रहते हैं या कांच के घरों में रहते हैं तो दूसरे को पत्थर मत फेंको। सेम थिंग परफेक्ट बैठा है हिंडनबर्ग के ऊपर भी, जब उन्हें ये अपने घर की तो पता नहीं, खुद के बैंकों में क्या हो रहा है, खुद के घर पे फाइनेंशियल क्राइसिस क्या हो रहे हैं, और वो अदानी साहब और अदर कंट्रीज के बारे में बताने के लिए तैयार रहते हैं और दूसरों के बारे में बताते हैं। अगर भैया अपने घर का भी होमवर्क कर लो, उनकी वजह से, एक रिपोर्ट की वजह से आपको पता ही है अदानी ग्रुप में क्या हुआ था और हमारे शेयर बाजार में भी क्या हुआ था। और शेयर मार्केट वैसे भी सेंटीमेंट्स में चलती है, एक न्यूज जरा सी ग्लोबल कुछ आई नहीं और बाजार को जो है वो बुखार हो जाता है। पर ओवरऑल अगर हम इस वीक की बात करें, अगर अदानी ग्रुप की हम बात करें, अदानी ग्रुप की जो शेयर है, कुछ शेयर तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रिकवर भी कर रहे हैं, चाहे वो अदानी इंटरप्राइजेस है, चाहे वो अदानी पोर्ट्स है, देन पावर है, देन इसके अलावा अंबुजा सीमेंट है, वॉलमार्ट है, देन इन शेयरों में जो काफी अच्छी स्टेडी रिकवरी भी हुई है और ये धीरे धीरे अपना स्ट्रीम लाइन में आ रहे हैं, और धीरे धीरे इन शेयरों की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इस वीक की बात करें, डे बिफोर यस्टरडे मार्केट डाउन था, लेकिन अदानी ग्रुप की जो शेयर थे वो बढ़े थे। हाँ बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, थोड़े थोड़े वो शेयर बढ़े हैं और धीरे धीरे वो स्ट्रीम लाइन में आ रहे हैं। इस वीक की अगर हम बात करें, अगर बाजार की हम बात करें, बाजार लगभग 16,985 के आसपास अपना लास्ट जो फ्राइडे को बाजार ने टच किया है, देन निफ्टी ने टच किया है। देन इसके अलावा अगर हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स भी आई थिंक समवेयर अराउंड 57,635 के आसपास टच किया है और बहुत ही डाउन भी हुआ है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी मार्केट में जो लगता है 1 या 2 महीने या 3 महीने आप कह सकते हैं, धीरे धीरे चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी। और ये जो क्राइसिस है फाइनेंशियल मार्केट का जो यूएस में चल रहा है, इसका इम्पैक्ट कितना रहता है आने वाले वीक में पता चलेगा। और फेड की जो नेक्स्ट पॉलिसी रहेगी, क्या वो अपना रेपो रेट बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ब्याज की दरें वो बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उस पर भी डिपेंड रहेगा। देन इसके अलावा अभी और कितने ऐसे बैंक हैं यूएस में जो छोटे बैंक हैं, उसमें और कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती। अगर किसी और बैंक में इसी तरह और भी प्रॉब्लम आई, या ग्लोबली या यूरोप में और भी बैंक में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में पड़ना तो जायज है। और जायज तो नहीं है आप कह सकते, बट हाँ अगर ग्लोबली कुछ भी इम्पैक्ट आता है तो आपको पता है उसका इम्पैक्ट ओवरऑल सब मार्केट में रहता है और इंडिया में भी रहता है। तो देखना होगा नेक्स्ट वीक में बाजार क्या करवट बदलता है और ग्लोबल सिचुएशंस क्या रहती है, देन इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्रीज में और हमारे बाजार में क्या रहता है। लेकिन ये जो डाउनफॉल की मार्केट है, इसमें आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू
थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। आज की डेट में एक साथ लमसम अमाउंट कहीं पे भी मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है, बाकी कॉल आपकी है। लेकिन ये जो मार्केट है इसमें आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग रन में आपको एक एप्रिसिएशन और बेनिफिट और प्रॉफिट भी हो सकता है। बट बिफोर इन्वेस्टिंग इन ए शेयर मार्केट, अपने एक्सपर्ट का ओपिनियन जरूर लीजिए, अपने खुद का होमवर्क जरूर कीजिए, बिकॉज शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्कीफुली रहता है। और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते और अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो पर्सनली आई सजेस्ट डोंट इन्वेस्ट इन ए शेयर मार्केट। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर बाजार में, इट्स ए गुड थिंग। बट अगर आप शॉर्ट टर्म का विजन लेके आते हैं कि हमें रातों रात करोड़पति अरबपति बनना है, तो ये बाजार आपके लिए नहीं है। तो जब भी आप मार्केट में आए तो लॉन्ग टर्म विजन लेके आए और अपने एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए, उसी के अपना ग्राउंड लेवल का वर्क कीजिए और देन उसके बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। होप आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप वीकली इसी तरह और भी सेशन चाहते हैं कि पूरे वीक की हम आपको रिपोर्ट जो सैटरडे को इसी तरह बताएं, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव सेशन फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, बिजनेस जगत की हम आपके लिए लेके आते हैं। सो आई एम विपिन पांडे साइनिंग आउट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू।